बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लेक्चर 7 है जी एयर एंड नॉइज़ पोल्यूशन कंट्रोल का, और ये कंटिन्यूएशन है लेक्चर 6 की। कंटिन्यूएशन इस तरह से कि जो प्रीवियस लेक्चर 6 था उसमें हमने व्हीकल या मोबाइल सोर्सेज से एमिट होने वाले एयर पोल्यूटेंट्स और उनके जो मैकेनिज़म्स हैं उनके बारे में तफसीलन पढ़ा था। आज के लेक्चर 7 में हम उनको पोल्यूटेंट्स के जो एमिशंस हैं उनको कम करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए जो टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं उनके बारे में तफसीलन पढ़ेंगे। उनके प्रिंसिपल्स क्या हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं। ठीक है जी। और प्रीवियस लेक्चर को अगर हम रिकॉल करें तो उसमें 3 तरह के जो सोर्सेज हैं एयर पोल्यूटेंट्स के, वो हमने आइडेंटिफाई किए थे और उनके बारे में हमने पढ़ा था। सबसे पहले जो है क्रैंक केस एमिशन आ जाते हैं। क्रैंक केस इंजन की जो मेन बॉडी है उसका लोअर पार्ट और उसके जो अपर पार्ट है उसमें से रिमूव होते हैं, और ये आप जो लोअर फिगर है इसमें भी देख सकते हैं। और साथ में इसमें से जो पोल्यूटेंट्स एमिट होते हैं उसमें हाइड्रोकार्बन शामिल है, HC उसको रिप्रेजेंट करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड है ज़्यादातर उसमें शामिल है। जबकि जो सेकंड टाइप के पोल्यूटेंट्स हैं वो इवेपोरेशन के ज़रिए से है, और इवेपोरेटिव एमिशंस में जो पोल्यूटेंट्स एमिट होते हैं वो ख़ासकर गैसोलीन जो पावर्ड इंजन हैं उसमें से होते हैं, और इसका जो मेन सोर्स है गाड़ी में से वो जो फ्यूल टैंक है, और इसके अलावा कार्बोरेटर। गाड़ी में आमतौर पे 2 तरह के फ्यूल सिस्टम जो है अवेलेबल हैं। जो रिसेंट आ रही हैं उसमें फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होता है, जबकि जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उसमें कार्बोरेटर के ज़रिए से फ्यूल सप्लाई किया जाता है कंबस्शन चैम्बर में। ठीक, लिहाजा जो कार्बोरेटर है उससे काफ़ी ज़्यादा एमिशन जो है वो हाइड्रोकार्बन्स की फॉर्म में है, तो लिहाजा इवेपोरेटिव एमिशन जो है उसमें सोलली जो पोल्यूटेंट्स शामिल हैं वो हाइड्रोकार्बन थे। और जो थर्ड टाइप है वो एग्जॉस्ट एमिशंस थे, और जिसको हम टेल पाइप या एंड ऑफ द पाइप जो एमिशंस है वो भी बोलते हैं। और इनकी लोकेशन आप देख सकते हैं कि जो आपका गाड़ी का साइलेंसर है वहाँ से इनको जो है आप डिटेक्ट कर सकते हैं। और इनमें जो पोल्यूटेंट्स शामिल थे हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं और लेड है। सॉरी, अब इन तीनों सोर्सेज से एमिट होने वाले पोल्यूटेंट्स जो है उनके लिए सेपरेट सिस्टम्स अवेलेबल हैं। जैसे क्रैंक केस एमिशन अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो उससे हम क्रैंक केस एमिशन कंट्रोल सिस्टम यूज़ करते हैं। और ये जो सिस्टम है क्रैंक केस एमिशन को कंट्रोल करने के ये बड़ा सिंपल सा इनका जो प्रिंसिपल है वो ये है कि जो भी ब्लो बाई गैसेस यहाँ पे कलेक्ट होती हैं इनको ये वापस इंजन में डाइवर्ट कर देते हैं, इंजन में इनके जो कंबस्शन चैम्बर। ठीक, और जिससे कि इनका जो एयर में एस्केप है या एटमॉस्फेयर के अंदर इनका जो एमिशन है वो कम हो जाते हैं या ज़ीरो हो जाते हैं और पोल्यूशन कंट्रोल हो जाती है। इसी तरह से जो इवेपोरेटिव एमिशंस हैं उनको कंट्रोल इस तरह से जो सिस्टम्स उनके लिए या टेक्नोलॉजी जो यूज़ की जाती है वो भी उसका प्रिंसिपल भी तकरीबन सेम है कि हाइड्रोकार्बन्स जो वेपर्स की फॉर्म में फ्यूल टैंक से और कार्बोरेटर से एमिट होते हैं उनको भी रीडायरेक्ट कर दिया जाता है टूवर्ड्स कंबस्शन चैम्बर, और वहाँ पे उनकी कंबस्शन हो जाती है या वो बर्न हो जाते हैं। लिहाजा उनका भी एमिशन जो है वो मिनिमम हो जाता है या कम हो जाता है। इसी तरह से जो एग्जॉस्ट एमिशंस हैं यहाँ पे चूँकि बड़ी आप देखें कि वैरायटी में जो है पोल्यूटेंट्स अवेलेबल हैं, लिहाजा इनको रिमूव करने के लिए या कम करने के लिए जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि चूँकि ये वाले जो अभी अवेलेबल हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और जो लेड है ये ज़्यादा टॉक्सिक है, लिहाजा इनको लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में जो है वो ट्रांसफॉर्म किया जाता है। और उसके लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ भी अवेलेबल हैं और मैनेजमेंट सिस्टम्स भी अवेलेबल हैं, तो दोनों का हम इंशाल्लाह तफसील नेक्स्ट में पढ़ेंगे। ठीक है जी। अब सबसे पहले अगर हम क्रैंक केस एमिशन कंट्रोल सिस्टम्स की बात करें तो इसमें जो
फॉर्मेशन का प्रोसेस है मैं री एक्सप्लेन कर देता हूँ। और आमतौर पे जो पिस्टन है इसमें जब एयर और इसका जो कंबसन चैम्बर है, ये जो ब्लैक एरोज आपको नज़र आ रहे हैं रेड फिगर में, सॉरी जो लेफ़्ट साइड पे फिगर है, इसमें एयर और जो फ्यूल का मिक्सचर है वो इंजेक्ट किया जाता है और जो पिस्टन है इसे कंप्रेस करता है। जब एयर और फ्यूल मिक्सचर दाखिल होगा उसको हम सक्शन स्ट्रोक बोलते हैं, और फिर जब पिस्टन इसे कंप्रेस करेगा इसको हम कंप्रेशन स्ट्रोक बोलते हैं। अब कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान जो पिस्टन रिंग्स हैं वो स्लाइड कर रहे होते हैं सिलेंडर वॉल्स के साथ, इनके दरमियान जो क्लीयरेंस है हाई प्रेशर डेवलप होते हैं और उस प्रेशर की वजह से इन क्लीयरेंस के ज़रिए से जो हाइड्रोकार्बन हैं वो यहाँ पे एमिट हो जाते हैं। क्योंकि अभी कंबस्टन नहीं हुई लिहाजा अनबर्न्ड जो फ्यूल है वो यहाँ पे आ जाता है, राइट, और जिसमें कि टोटली हाइड्रोकार्बन अवेलेबल है। दूसरा जो है जब ये इसको कंप्रेस किया जाता है और उसके बाद हाई प्रेशर के अंदर टेम्परेचर राइज कर जाता है और उस प्रेशर राइज करने की वजह से या टेम्परेचर राइज करने की वजह से यहाँ पे डेटोनेशन होती है और धमाके के साथ वो फ्यूल जलता है। जब जलेगा तो एक चीज़ जो है वो फैक्ट है कि कोई भी इंजन चाहे वो नया है, मिड एज है या पुराना है, जो फ्यूल है वो कभी भी 100% उसकी बर्निंग या कंबसन नहीं होती, राइट। लिहाजा जो भी कंबसन यहाँ पे हुई है, अब हाई प्रेशर या एनर्जी डेवलप हुई है जो कि पिस्टन को यहाँ पे पुश करती है और इस पुश के दौरान हाई प्रेशर की वजह से ये रिंग्स के साइड से अगेन जो क्रैंक केस है ये वाला पार्ट जो कि क्रैंक शाफ्ट को कवर किए हुए है और इसमें जैसे मैंने बताया था कि ऑयल भी है तो वो यहाँ पे ये आ जाता है। अब चूँकि ये जो फ्यूल है अभी कंबसन उसकी हो चुकी है और दूसरा मैंने ये बताया कि फ्यूल पार्शली कंबसन भी होती है, अनबर्न फ्यूल भी होता है और फुली कंबस्टेबल भी होता है। लिहाजा यहाँ से जो गैसेस क्रैंक केस में पहुँचेंगी उनमें हाइड्रोकार्बन्स होंगे जो कि अनबर्न फ्यूल की वजह से, और उसके बाद उसमें सूट हो सकता है जो कि पार्शली बर्न जो है हाइड्रोकार्बन्स की वजह से, और इसके अलावा इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकती है जो कि जो हाइड्रोकार्बन्स कम्प्लीटली कंबस्ट होते हैं लेकिन लिमिटेड ऑक्सीजन की वजह से, लिहाजा ये पावर स्ट्रोक में यहाँ पे पहुँच जाते हैं, राइट। अब जब ये यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो इनका जो है ड्यूल इफेक्ट होता है, ये ना सिर्फ इंजन को हार्म कर सकते हैं बल्कि अगर एयर में एमिट होंगे तो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन का काज बनते हैं, राइट। अब ये जो एमिशंस हैं चाहे वो कंप्रेशन स्ट्रोक में है या पावर स्ट्रोक में, ये जितने भी ये जो एमिशन है क्रैंकेस के अंदर इसको हम ब्लो बाई बोलते हैं, और इस ब्लो बाई के दौरान जितनी गैसेस या वेपर्स या हाइड्रोकार्बन्स क्रैंकेस में पहुंचते हैं उनको हम ब्लो बाई गैसेस बोलते हैं। ओवरऑल टर्म यूज़ कर देते हैं ब्लो बाई गैसेस। जैसे मैंने बताया कि ये ना सिर्फ इंजन को हार्म कर सकते हैं बल्कि एटमॉस्फेयर में एमिट होंगे तो वहाँ पे भी पोल्यूशन काज करते हैं, लिहाजा इनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अब इंजन को कैसे ये हार्म करते हैं? कंप्रेशन स्ट्रोक में जो ब्लो बाई गैसेस यहाँ पहुँचती हैं उनका टेम्परेचर जो है वो लो होता है, राइट। वो यहाँ पे आके कंडेंस होती है और कंडेंस होके जो ऑयल यहाँ पे मौजूद है लुब्रिकेटिंग ऑयल उसके साथ रिएक्ट करती हैं और स्लज बना देती हैं और स्लज नीचे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, राइट। दूसरा ये कि जो पावर स्ट्रोक के ज़रिए से यहाँ पे एमिट होके आ रही हैं, लीक होके क्रैंकेस में पहुँचती हैं, उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से जब वो इन कॉन्टैक्ट होती हैं ऑयल के साथ तो उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है ड्यू टू टेम्परेचर, राइजिंग टेम्परेचर। और अगेन दोनों केसेस में यहाँ पे स्लज फॉर्मेशन हो गई है अगर जब ये कंप्रेशन स्ट्रोक में आ रही हैं, और हॉट गैसेस की वजह से जो उसकी लुब्रिकेशन पावर है वो कम हो जाती है, विस्कोसिटी कम हो जाती है। दोनों केसेस में जो मूविंग पार्ट्स हैं इंजन के उनको थिक होने की सूरत में भी और थिन होने की सूरत में भी जो लुब्रिकेशन है वो प्रॉपर नहीं हो सकती और जिसकी वजह से जो इंजन की लाइफ है वो कम हो जाएगी। ओके जी। अब इसको कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टम्स यूज़ किए जाते हैं उनमें दो तरह के सिस्टम हैं
और एक रोड ड्राफ्ट क्रैंकेस वेंटिलेशन सिस्टम है और दूसरा क्लोज्ड पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन सिस्टम है। ये जो क्लोज्ड ड्राफ्ट वेंटिलेशन सिस्टम है, ये इन फिगर्स की मदद से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। हम लेफ़्ट फिगर से स्टार्ट करते हैं और ये पूरा इंजन ब्लॉक है। इंजन ब्लॉक का ये लोअर पार्ट है जिसको हम क्रैंक केस बोलते हैं, जिसमें ऑयल है और इसी के अंदर क्रैंक शाफ्ट जो है वो रोटेट करती है। ठीक, अब यहाँ पे करते ये हैं कि ये जो रोड ड्राफ्ट क्रैंक केस वेंटिलेशन सिस्टम, इसमें हम क्रैंक केस में एक एडिशनल जो है वो पाइप प्रोवाइड कर देते हैं। ये जैसे कि आप लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं, और जिस पे जो ओपनिंग है, एंड है, वहाँ पे एक एरो बना हुआ है, इसको हम ड्राफ्ट पाइप बोलते हैं। ठीक, अब ड्राफ्ट पाइप की ओपनिंग की जगह ऐसी है कि ये जो इंजन है उसका बॉटम और नीचे जो रोड है, इसके दरमियान जितनी एयर है ये उसके साथ एक्सपोज करता है, राइट, वहाँ इसकी ओपनिंग होती है। और जब इंजन वर्किंग कंडीशन में ये चल रहा है तो उस सूरत में गाड़ी रन करेगी, गाड़ी ट्रैवल करेगी विद अ सर्टन स्पीड। अब जब वो सर्टन स्पीड के साथ ट्रैवल करेगी तो यकीनन ये जो पाइप है वो भी गाड़ी के साथ आगे मूव कर रहा होता है। जबकि जो एम्बिएंट एयर है वो दो कंडीशन में हो सकती है, एक तो वो स्टैटिक है और दूसरा वो कुछ मूवमेंट पे हो सकती है, उसकी भी अपनी वेलोसिटी हो सकती है। अब अगर तो जो एम्बिएंट एयर है वो स्टैटिक है और गाड़ी जो है वो मूव कर रही है, तो उससे एक रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो जनरेट होती है। रिलेटिव वेलोसिटी मीन्स कि गाड़ी जो है वो तकरीबन सपोज 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और जो एयर है वो स्टिल है, तो दोनों की जो वेलोसिटी का डिफरेंस है वो 40 किलोमीटर पर आवर का है। तो मीन्स कि जो पाइप है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ ट्रैवल कर रहा है और ये स्टिल है। ये जो वेलोसिटी का डिफरेंस है ये ड्राफ्ट क्रिएट करता है, वैक्यूम क्रिएट करता है पाइप के माउथ के ऊपर, ये सेक्शन क्रिएट करता है। इस सेक्शन की वजह से जितनी भी ब्लो गैसेस यहाँ पे इकट्ठी होती हैं ना क्रैंकेस के अंदर, वो इसके ज़रिए से एग्जिट कर जाती हैं एटमॉस्फेयर में, राइट। अब ये तो है यहाँ से इसको फ्लो मिल गया, लेकिन विद इन इंजन जो है एक सर्कुलेशन जो है जनरेट की जाती है। उसके लिए जो क्रैंक जो कैन केसिंग है, कैन केसिंग, उस पे फिलर और ब्रीथ कैप प्रोवाइड किए जाते हैं, राइट। यहाँ से जब ये सेक्शन के ज़रिए से ब्लो बाई गैस यहाँ से मूव करते हैं तो इसी नेगेटिव प्रेशर की वजह से जो फ्रेश एयर है वो फिलर और ब्रीदर कैप के ज़रिए से कैम शाफ्ट से होते हुए यहाँ पे इसके अंदर आ जाती है क्रैंकेस के अंदर, ठीक है। और एक साइकिल जो है वो चलता रहता है। अब ये जो मैंने आपको प्रोसेस एक्सप्लेन किया है ये न्यू इंजन्स के लिए, राइट। और लेकिन इसका आप देखें कि जो सेकंड पार्ट है वो एक पुराना इंजन है और जो कि हाई स्पीड के ऊपर अगर आप उसे रन करेंगे तो उसमें जो प्रोसेस है वो टू वे हो जाता है। उसकी वजह यह है कि जो पुराने इंजन के जो रिंग्स हैं वो ज़्यादा घिसे हुए होते हैं और जो ब्लो बाई गैसेज आ रही होती हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो प्रेशर है निस्बतन वो यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है क्रैंक केस के अंदर, राइट। और उस प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से एक तो जो फ्लो है वो ये जो ड्राफ्ट पाइप है इसके ज़रिए से भी एग्जिट कर जाएंगे ब्लो बाई जो गैसेज हैं, और ये जो रिवर्स फ्लो के ज़रिए से जो फिलर कैप और फिलर एंड ब्रीदर कैप है उसके ज़रिए से भी एग्जिट कर जाती हैं। अब यहाँ से ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि जो इंजन है वो पुराना है, उसकी इंजन की हालत कैसी है। उसके लिए जो फिलर और ब्रीदर कैप है यहाँ पे चेक करना पड़ता है कि जो हाइड्रोकार्बन है वो कितने डिपॉजिट हुए हैं, या यहाँ से जो गैसेस निकल रही हैं लो बाई गैसेस उनमें अगर तो वाज़ेह ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में या छींटे जो हैं फ्यूल के निकल रहे हों तो वो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि जो इंजन है वो पुराना है, राइट। अब ये जो रोल ड्राफ्ट क्रैंकेस सिस्टम जो है चूँकि ये नेचुरल फ्लो के ऊपर काम करता है, उस प्रिंसिपल पे जो है वो काम करता है, लिहाजा इसको ये तब ही फंक्शनल होता है जब गाड़ी रनिंग कंडीशन में होगी। और रनिंग में भी गाड़ी की जो वेलोसिटी है या स्पीड उसकी जो है जो 40 किलोमीटर पर आवर को एक्सीड करेगी
तब ये जो रोड ड्राफ्ट क्रेंकेज जो वेंटिलेशन सिस्टम है ये ऑपरेट होता है, इससे नीचे ऑपरेट नहीं हो सकता। ठीक है जी। और अब ये बहुत सिंपल सिस्टम है, लेकिन इसका जो है वो एक डिसएडवांटेज है, वो ये कि हम जो लो बाई गैसेस हैं वो एमिट करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, जो कि हमारा जो असल मकसद है वो ये कि हम एटमॉस्फेयर जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं। लिहाजा इसका ऑल्टरनेटिव या इम्प्रोवाइज्ड इम्प्रूव वर्जन भी अवेलेबल है, नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे ये है कि जो ब्लो बाई गैसेज हैं इसमें मैंने आपको बताया कि हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कि फ्यूल है, अनबर्न फ्यूल, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, ठीक है, और सूट हो सकता है। अब इसमें से जो फ्यूल है वो हम या हाइड्रोकार्बन जो है वो ऑयल और मिस्ट सेपरेटर के ज़रिए से रिमूव कर लिया जाता है। जैसे ही जो ब्लो बाई गैसेज ट्रैवल करती हैं टूवर्ड्स ड्राफ्ट पाइप, तो वहाँ पे दरमियान में सेपरेटर प्रोवाइड किया जाता है। सेपरेटर में बैफल्स मीन्स के ऑब्स्ट्रक्शन है ये किसी भी फ्लूइड के पाथ में। अब उन ऑब्स्ट्रक्शंस के ऊपर जो है वो जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं, और बाकी जो अदर गैशियस ब्लो बाई गैस मटेरियल होता है वो सारा एग्जिट कर जाता है ड्राफ्ट पाइप से, ठीक। और ये जो ऑयल है, ठीक है, ये जो हाइड्रोकार्बन्स है इसमें ना सिर्फ आपका जो डीजल या पेट्रोल है, बल्कि इसमें ऑयल भी शामिल है। तो इस लिहाजा इसको वापस जो है वो क्रैंकेज के अंदर डाइवर्ट कर दिया जाता है। अब इसका जो इम्प्रूव्ड वर्जन है क्रैंकेज वेंटिलेशन सिस्टम का, उसे हम क्लोज्ड पॉजिटिव क्रैंकेज सिस्टम बोलते हैं। और क्लोज इसलिए कि इसमें जो ब्लो बाई गैसेस हैं वो एटमॉस्फेयर में एमिट नहीं करते, और पॉजिटिव इसलिए चूँकि हमें यहाँ पे जो इनटेक मैनिफोल्ड है जो कि जिसका फंक्शन ये होता है कि वो एटमॉस्फेयर से एयर सक करता है और इंजन को सप्लाई करता है कंबशन चैम्बर में, और वो एयर फ्यूल के साथ मिक्स होकर उसकी कंबशन होती है, पावर प्रोड्यूस होती है, ठीक है जी। और जैसे कि आप एक फिगर में देख सकते हैं, ये जो मिडिल पार्ट है ये इनटेक मैनिफोल्ड को रिप्रेजेंट करता है, और जो लेफ़्ट और राइट साइड पे इंक्लाइंड है ये इंजन के पार्ट्स हैं जिसमें कि सिलेंडर है, और सिलेंडर में कंबशन जो सिलेंडर का है उसमें जो सिलेंडर है वो टू एंड फ्रो मूव करता है दोनों साइड में, राइट। अब इसी तरह से कंप्रेशन और पावर स्ट्रोक में ब्लो बाई गैसेज एमिट होकर यहाँ पे आ जाती हैं जी कंबस आपका जो क्रैंकेज है, और वो ऑयल के साथ मिक्स होंगी अगर आप उसे रिमूव नहीं करेंगे। अब होता यह है कि इसमें जो इनटेक मैनिफोल्ड है उसके ज़रिए से फोर्सफुली जो एयर है वो डाइवर्ट की जाती है टूवर्ड्स क्रैंकेज, जिसके ज़रिए से यहाँ पे मौजूद जो ब्लो बाई गैसेस हैं हाई टेम्परेचर की वजह से लाइट होती हैं और वो आगे मूव करना शुरू हो जाती है, उनको पुश मिलता है। अब यहाँ पे अदर एंड पे जो है एक पॉजिटिव क्रैंकेज वेंटिलेशन वाल्व अटैच है। इस वाल्व के ज़रिए से वो जो प्रेशर है उसके ज़रिए से गैसेस से पुश करती हैं ब्लो बाई गैसेस, और ये यहाँ से इनटेक मैनिफोल्ड में आ जाती हैं। रेड एरोज इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो ब्लू एरोज हैं वो फ्रेश एयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट ये है कि ये जो ब्लो बाई गैसेज ये मैनिफोल्ड से दोबारा इनको डाइवर्ट कर दिया जाता है कंबस्टर चैम्बर के अंदर, ठीक है जी, जहाँ पे ये जो एग्जिस्टिंग फ्रेश एयर एंड फ्यूल मिक्सचर है उसके साथ मिलके जो है वो बर्न हो जाती हैं, ठीक हो गई। अब इसका एडवांटेज ये है कि ये क्लोज्ड है और पोल्यूटेंट्स एमिट नहीं होते, लिहाजा जो ऑब्जेक्टिव है कि हम पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाह रहे हैं वो इससे अचीव हो जाता है। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि इसमें आपको एडिशनल पावर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो इनटेक मैनिफोल्ड की अवेलेबल पावर है हम उसी को यूज़ करते हुए जो सर्कुलेशन है वो या जो पर्चिंग है वो कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, जिससे कि ब्लो बाई गैसेस जो है वो रिमूव हो जाती हैं क्रैंकेज से, और वो रिप्लेस उनको कौन करती है, फ्रेश एयर। और लेकिन इसका डिसएडवांटेज है वो ये कि ये जो ब्लो बाई गैसेस हैं जो कि ये हाई टेम्परेचर की हैं, और इसलिए जब ये कंबशन चैम्बर में पहुंचेंगी तो
आमतौर पे जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो पावर स्ट्रोक में बर्निंग उसकी होती है, लेकिन ये हाई टेम्परेचर गैसेज जब यहाँ पे पहुँचती हैं तो इससे जो फ्यूल है वो पावर स्ट्रोक से पहले ही बर्न होना शुरू हो जाता है, जिसको प्री इग्निशन बोलते हैं। और इस प्री इग्निशन की वजह से डेटोनेशन काज होती है या धमाका होता है। वो धमाके की आवाज़ नॉकिंग की सूरत में आप सुनते हैं। तो इंजन जब पुराना हो जाए या उसका ये जो सिस्टम है उसमें जो है एक्सेसिवली जो ब्लो बाई गैसेज हैं वो सिस्टम में डाइवर्ट की जा रही हूँ, तो उससे भी नॉकिंग होती है, ठीक है। और लिहाजा जो फ्यूल आप यूज़ कर रहे हैं उसका ऑक्टेन नंबर कम कर देता है, ठीक है। ऑक्टेन नंबर कम होने का मतलब ये है कि उस फ्यूल की जो एंटी नॉकिंग पावर है वो कम हो चुकी है। और जो ऑक्टेन नंबर है आमतौर पे 87 से स्टार्ट होता है और आमतौर पे जो फ्यूल अवेलेबल है उनका और 91 या 92 तक जाता है। 92 जो है वो हाई एंटी नॉकिंग फ्यूल है कि अगर वो फ्यूल आप यूज़ करेंगे तो उससे इंजन में पावर स्ट्रोक से पहले प्री इग्निशन नहीं होगी, ठीक है। और अगर ऑक्टेन नंबर कम है और जो कि 87 है उससे कम हो सकता है, लेकिन आमतौर पर जो फ्यूल यूज़ किए जाते हैं उनका 87 है, तो उससे जो है ऑक्टेन नंबर कम होगा तो जो फ्यूल है उसकी एंटी नॉकिंग जो कैपेसिटी है या पावर है वो कम होती है। अभी जो नॉकिंग है इसकी वजह से चूँकि इंजन के अंदर ब्लास्ट हो रहे होते हैं इन अप्रोप्रिएट टाइम, तो उसकी वजह से इंजन को ये डैमेज करता है, ठीक। एक और डिसएडवांटेज इस सिस्टम का है वो ये कि अगर ये सिस्टम ख़राब हो जाए तो उससे भी ये इंजन को फिर ख़राब करता है, ठीक है। उसकी लाइफ जो है वो कम हो जाती है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास जो सोर्सेज अवेलेबल हैं मोबाइल पोल्यूटेंट्स के और मोबाइल सोर्सेज वो है जी एवेपोरेटिव एमिशंस, राइट। और चूँकि एवेपोरेटिव एमिशंस में आम तौर पे जो है वो हाइड्रोकार्बन से ही शामिल हैं जिनके और गैसोलीन जो है जहाँ पे जिन गाड़ियों में यूज़ की जाती है तो उनसे ये एमिट होते हैं और ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। जैसे गाड़ी का टेम्परेचर राइज करता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की वजह से या इंजन की जो हीट है वो अगर जो फ्यूल सिस्टम में पहुंच जाए जिसमें कार्बोरेटर शामिल है और फ्यूल टैंक, तो उससे भी वो वेपर फॉर्म में उसका जो फ्यूल से है एमिट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और अब इसमें जो है वो तीसरा एक थर्ड पार्ट भी है जहाँ से भी एमिशन होते हैं वो है जी सप्लाई पाइप्स। अब सप्लाई पाइप के लिए आपको भी सेपरेट सिस्टम नहीं चाहिए, बल्कि जो पुराना पाइप है लीक कर रहा है और जिसमें से फ्यूल जो है वो ज़ाया होता है और इसको हम परमिएबल या परमिएशन लॉसेस बोलते हैं, तो आप सिंपल पाइप रिप्लेस कर दें, ठीक है। तो बाकी जो मेन इशू बचता है वो फ्यूल टैंक का है और कार्बोरेटर का है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें जो इवेपोरेटिव एमिशन ईवैप कंट्रोल सिस्टम की ज़रूरत होती है, ठीक है जी। अब ओवरऑल जो ईवैप कंट्रोल सिस्टम है इसमें हम एक जो वेपर कनिस्टर जो है वो यूज़ करते हैं। इस वेपर कनिस्टर के अंदर एक्टिवेटेड कार्बन है, चारकोल एक्टिवेटेड कार्बन, और वो इसलिए यूज़ की जाती है कि उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है और लिहाजा इंजन जब आप उसे टर्न ऑफ कर देंगे तो उस सूरत में जितने भी वेपर्स टैंक के में जो अकोमोलेट होते हैं वो पाइप के ज़रिए से जो वेपर कनिस्टर हैं उसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं और फिर जब इंजन को आप स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट के दौरान चूँकि ये जो वेपर कनिस्टर है ये एक साइड पे फ्यूल टैंक के साथ कनेक्टेड होता है और दूसरी साइड पे पर्जिंग सोलेनॉइड जो वॉल्व है उसके ज़रिए से जो आपका इनटेक मैनिफोल्ड है उसके साथ कनेक्टेड होता है या फ्यूल जो इंजेक्शन सिस्टम है उसके साथ कनेक्ट होता है, ठीक है जी। जब इंजन रन करेगा
और वो थ्रोटल जो है एक्सेलरेटर जो है उसकी कितना प्रेस करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितना जो है वो ओपन होगा, और उसके ज़रिए से ये फिर यहाँ से जो वेपर्स हैं वो आगे ट्रांसफर हो जाते हैं टुवर्ड्स इंजन। ठीक हो गया। और अब इसका जो है वो कंट्रोलिंग जो फैक्टर्स हैं वो सिस्टम बेस जो है वो वेरी करते हैं। इसके दो टाइप्स हम आमतौर पे यूज़ करते हैं। एक नॉन ECM है। ECM मींस इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, मींस के सेंसर बेस सिस्टम जो है वो भी यूज़ किया जाता है। उसको ECM कंट्रोल कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं, जो नेक्स्ट में मैं डिस्क्राइब करूँगा। और जो नॉन ECM है वो हम इसमें जो सेंसर सिस्टम है वो यूज़ नहीं करते। और इसकी जो कंपोजिशन है वो आप देखें कि इसमें जो मेजर पार्ट्स आ जाते हैं वो फ्यूल टैंक है, और उसके बाद इसमें फ्यूल टैंक का कैप है, और जिसमें कि वैक्यूम चेकिंग वॉल्व भी लगाया हुआ है। ठीक हो गया जी। इसके बाद चारकोल कनिस्तर है, और जिसमें कि 3 वॉल्व्स प्रोवाइड किए गए हैं, और जो कि वैक्यूम वॉल्व्स हैं 2, वॉल्व 2 and 3, और जबकि प्रेशर चेक वॉल्व भी प्रोवाइड किया गया है। ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पे TVV भी प्रोवाइड किया गया है, जिसे हम बोलते हैं थर्मो वैक्यूम वॉल्व। और थर्मो वैक्यूम वॉल्व जो है वो कनिस्तर में एकोमुलेटेड जितना भी हाइड्रोकार्बन्स हैं उसको कब ट्रांसफ़र करना है टुवर्ड्स इंजन, वो ये थर्मो वैक्यूम वॉल्व कंट्रोल करता है बेस्ड ऑन टेम्परेचर। और फिर उसके बाद पोर्टेड वैक्यूम पर्च पोर्ट है। ये जो पर्च पोर्ट पॉइंट P से रिप्रेजेंट किया गया है, और ये जो आपका एक्सेलरेटर या थ्रोटल है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी डिमांड है। ठीक हो गया। अब चूँकि ये जो 2 वॉल्व्स हैं, वॉल्व 2 and 3, ये वैक्यूम वॉल्व्स हैं। ठीक है। और ये 2 वे इनका ऑपरेशन है। आमतौर पे जब गाड़ी बंद हो या इंजन बंद है तो उस सूरत में जितने भी वेपर्स हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वेपर्स की फॉर्म में टैंक में एकोमुलेट होंगे, तो उसकी वजह से प्रेशर राइज करता है। अब टैंक में प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम है, तो इसकी वजह से ये यहाँ से वेपर्स मूव करके इन वॉल्व्स को ओपन करते हैं और कनिस्तर में पहुँच जाते हैं। ठीक है जी। अब और यहाँ पे स्टोर कर देते हैं। अब जब कभी भी इंजन को स्टार्ट करते हैं और तो ये जो स्टोर्ड हाइड्रोकार्बन्स हैं ये फिर आगे इंजन में ट्रांसफ़र होंगे, लेकिन कब ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर जो है वो कितना है। और टेम्परेचर आमतौर पे ये जो थर्मो वैक्यूम वॉल्व है थर्मो वैक्यूम वॉल्व है, ये इसको ऑपरेट करता है। और इसके लिए जो मिनिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर रखा गया वो 54 डिग्री सेल्सियस का है। ठीक हो गया। और जब भी टेम्परेचर जो है लिक्विड का ये जो नीचे इसके अंदर रखा गया ये 54 से राइज करता है, ये वाल्व ओपन हो जाता है। और यहाँ पे चूँकि हाई प्रेशर है, लो प्रेशर है, इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से वेपर्स यहाँ से मूव करते हुए इधर पर्च पॉइंट से आगे इंजन की तरफ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक हो गया। और अब क्वेश्चन ये है कि ये जो 54 डिग्री सेल्सियस की जो लिमिट है वो क्यों रखी गई है। ठीक हो गया। और उसके पीछे इंजन की 2 कंडीशंस हैं। और क्योंकि तो ये जो नॉन ECM कंट्रोल्ड EVAP सिस्टम है, इसको आप जब इंजन जो है वो आइडलिंग कंडीशन में होगा तब भी यूज़ नहीं कर सकते, और जब इंजन जो है वो आप उसे कोल्ड स्टार्ट कंडीशन में हो कि आपने जाके अभी ऑन किया है, ठीक है, इंजन ठंडा है, तो उस वक्त भी आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। और उसकी वजह यह है कि हाइड्रोकार्बन्स की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि एक तो क्वांटिटी जो रिक्वायर्ड है वो तो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम दे रहा है, लेकिन यहाँ से जो EVAP सिस्टम रिकवर करके एडिशनल
जो हाइड्रोकार्बन सप्लाई करेगा तो उसकी तादाद क्वांटिटी बढ़ जाती है इंजन में, और पार्शियल कंबशन की वजह से इनके एमिशंस अगेन बढ़ जाते हैं। तो ये आप एक साइड पे इवेपोरेटिव जो एमिशन है वो कंट्रोल करते हैं, तो दूसरी साइड से फिर जो कम आपके जो एग्जॉस्ट पाइप जो एमिशंस हैं या एग्जॉस्ट एमिशन जो है वो बढ़ जाते हैं। लिहाजा उनको कम करने के लिए ये 54 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो है वो सेट किया जाता है। ठीक है जी। और क्योंकि इस टेम्परेचर तक पहुंचते पहुंचते इंजन जो है वो जो है उसकी एक तो ये टेम्परेचर जो है वो आइडलिंग कंडीशन में अचीव नहीं होता। यकीनन जब गाड़ी रन करेगी, मूव करना शुरू करेगी, तो तब ये टेम्परेचर राइज करेगा, 54 पे एक्सीड करेगा। ठीक है। और फिर दूसरा ये है कि जब इंजन आपने नया स्टार्ट किया है अभी, ठीक है, तो उस सूरत में भी इब्तदान टेम्परेचर लो होता है, और वो जब 54 से राइज करेगा तो उस सूरत में अगर आप ये जो हाइड्रोकार्बन रिकवर्ड है ये इंजन की तरफ डायरेक्ट करेंगे तो उस वक्त ये फिर कम्प्लीटली इनका मेजर पार्ट जो है वो इग्नाइट हो जाता है या जल जाता है, ये कम्बस्शन उसकी हो जाती है, बर्न हो जाता है। ठीक। तो इसलिए ये 54 का जो है वो थ्रेशोल्ड रखा गया है। अब नेक्स्ट इसकी जो सेकंड टाइप है वो इलेक्ट्रॉनिक या इंजन कंट्रोल मॉड्यूल के ज़रिए से ऑपरेट होता है। और अब इन दोनों में मींस के क्वेश्चन ये है कि हम ECM जो है वो क्यों यूज़ करते हैं, नॉन ECM क्यों नहीं यूज़ करते हैं। तो ECM जो है वो इस ओवरऑल जो कंट्रोल है उससे इंक्रीज़ हो जाता है। मींस के जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको कैप्चर करना और उनको सप्लाई करना, ये बेटर कंट्रोल फॉर्म में आप उसे ये सारा प्रोसेस रन कर सकते हैं। दूसरा ये कि इससे जो इंजन की जो रनिंग स्पीड है, इंजन की जो वर्किंग है वो स्मूथ हो जाती है। ठीक है। और ये कैसे अचीव करता है, जो ECM है ये इंजन का जो फ्यूल इंजेक्शन ड्यूरेशन है उसको कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ 2 सेंसर्स, और उसमें एक ऑक्सीजन सेंसर है और दूसरा एयर फ्यूल रेशियो सेंसर है। ठीक हो गया। अब नॉन ECM सिस्टम की तरह जो ECM है उसके भी पार्ट्स हैं, और जिसमें मेजर पार्ट जो है वो फ्यूल टैंक है। फिर उसके बाद फ्यूल टैंक का कैप है जो प्रीवियस में आपको दिखा चुका हूँ। ठीक है। जिसमें कि वैक्यूम चेक वाल्व होता है। और फिर उसके बाद चारकोल कनिस्तर है, और चारकोल कनिस्तर के साथ भी 2 वाल्व प्रोवाइड किए जाते हैं, एक वैक्यूम चेक होता है, दूसरा प्रेशर चेक होता है। उसके बाद पर्च VSV वाल्व है। अब जो नॉन ECM कंट्रोल्ड EVAP कंट्रोल सिस्टम है उसमें हम TVV यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। जबकि इसमें हम VSV जिसे कि वैक्यूम कंट्रोल सॉलिनॉइड वाल्व बोलते हैं, तो इसके ज़रिए से हम कंट्रोल किया जाता है इसे। अब इसका जो वर्किंग है वो वैसे ही है जैसे कि नॉन ECM की है, लेकिन ऑपरेशन इसका कब होगा या कब ये वर्किंग स्टार्ट करेगा वो डिपेंड करता है मल्टीपल पैरामीटर्स के ऊपर। नॉन ECM जो है वो सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर बेस करता था, जबकि ECM जो है वो नंबर ऑफ पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें कि सबसे पहले जो है वो स्टार्टअप टाइम है। अब ये जो ECM कंट्रोल EVAP सिस्टम है इसको पहले से ही फीड किया जाता है कि इंजन जब स्टार्ट हो तो उसे कितने टाइम के बाद ये ऑपरेशन में आएगा, और यकीनन वो जो टाइम है वो इंजन के जो टेम्परेचर है उसको मद्देनज़र रखते हुए तय किया जाता है। ठीक हो गया। दूसरा फिर एक पैरामीटर दोनों में नॉन ECM और ECM में कॉमन है, वो है जी टेम्परेचर। उसमें कूलेंट का टेम्परेचर 54 से एक्सीड करता है तब नॉन ECM जो है वो ऑपरेशनल होता है, और जबकि ECM के केस में वो 52 से जब एक्सीड करेगा तो तब ऑपरेशनल होगा। लेकिन चूँकि इसमें अदर पैरामीटर्स भी हैं, एक तो टाइम है कि कितना टाइम हो गया इंजन को रनिंग कंडीशन में, दूसरा कूलेंट का टेम्परेचर 52 से राइज होना चाहिए, और चौथा ये कि ये जो थ्रॉटल वाल्व है ये पार्सली ओपन होना चाहिए इसको रन करने के लिए, और उसमें भी एक सर्टन टाइम के लिए, वो टाइम भी वेरी करता है इंजन टू इंजन और हर गाड़ी के लिए। ठीक है। और फोर्थ इसमें जो पैरामीटर है वो इंजन की स्पीड है, और इंजन की जो स्पीड है
वो भी एक ख़ास सर्टन लेवल से ज़्यादा होनी चाहिए। अब चूँकि उसकी जो है वो डिपेंड करती है इंजन टाइप्स के ऊपर, और लाइट इंजन है, हैवी इंजन है, डीजल है, गैसोलीन है, या और आप फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, तो इन सभी के ऊपर बेस करता है कि आपने वो जो थ्रेशोल्ड स्पीड है वो कौन सी रखनी है। लिहाजा ECM जो है वो फ्यूल टैंक से इवेपोरेटेड हाइड्रोकार्बन स्टोर करेगा चारकोल कंस्टर में। जब वो स्टोर हो जाएंगे तो फिर ये जो VSP वाल्व है वो ओपन होगा तब जब टेम्परेचर 52 से ज़्यादा होगा, और जब इंजन को स्टार्ट हुए एक सर्टन टाइम हो चुका होगा। थर्ड ये कि जो थ्रॉटल वाल्व है वो पार्शियल ओपन कंडीशन में होगा। और फोर्थ जो है उसकी जो स्पीड है वो भी जो सेट लिमिट है उसको एक्सीड कर रही होगी। ठीक है जी। अब इसके अलावा ये वो एमिशंस थे जो कि विद इन व्हीकल्स जो हैं वहाँ से जनरेट होते हैं फ्यूल टैंक से, और जो कार्बोरेटर है वहाँ से। लेकिन इसके अलावा जब आप फ्यूल भरवाने जाते हैं और फ्यूल टैंक फिल करवाने जाते हैं तो वहाँ पे जो पावर स्टेशंस हैं वहाँ पे भी जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो एमिट होते हैं, और इसी तरह से जो रिफाइनरीज हैं जहाँ से टैंकर्स फिल करके पावर स्टेशंस पे लेके आते हैं, तो इस सारे प्रोसेस में भी जो वेपर्स हैं हाइड्रोकार्बन्स हैं वो वेपर फॉर्म में एमिट होते हैं। लिहाजा उनको रिकवर करने का जो तरीक़ेकार है, पहला EPA फेज़ 1 कंट्रोल है, जिसमें जब गैसोलीन जो है उसे ट्रांसफ़र किया जाता है और जो सर्विस स्टेशन है या पावर स्टेशन है वहाँ पे, तो उस दौरान भी चूँकि जो पावर स्टेशंस के ऊपर या सर्विस स्टेशंस के ऊपर जो टैंक्स हैं जैसे जैसे खाली होते जाएंगे उसके ऊपर वेपर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं। लिहाजा ये जो टैंकर जिसमें फ्यूल लेके आए हैं वो ड्यूल पर्पस होता है। एक तो ये कि वो फ्यूल ट्रांसफ़र कर रहा होता है, दूसरा वो जो पावर या सर्विस स्टेशन का टैंक है उसमें से जो वेपर्स है वो भी कलेक्ट कर रहा होता है। और एक आप इसका जो ये पाइप नेटवर्क है वो देख सकते हैं कि जो अपर इसका पार्ट है टैंक का, वहाँ से पाइप कनेक्ट किया जाता है और वो टैंकर का जितना अपर पार्ट फ्री हो रहा है उसमें वेपर्स उसमें ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है। और इस प्रोसेस के ज़रिए से 90% ऑफ जो हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कि अदरवाइज़ एनवायरनमेंट में जाने थे वो हम रिकवर कर लेते हैं। ठीक है। और जब ये टैंक खाली होके दोबारा रिफाइनरी की तरफ जाता है जहाँ से इसे रीफिल करके किसी सर्विस स्टेशन या पावर स्टेशन पर लेके जाना है, तो वहाँ पे रिफाइनरी से इसको फिल किया जाता है, और चूँकि स्पेस कम हो रही है उस ही प्रेशर की वजह से वेपर्स ऑटोमेटिकली इसमें से निकलते हैं जो कि कलेक्ट करके वेपर रिकवरी जो सेटअप है जो कि बैफल सिस्टम भी हो सकता है या कोई और सिस्टम भी हो सकता है जिसमें के जो वेपर्स है वो डिपॉजिट हो जाते हैं और फिर उनको बाद में रिकवर करके दोबारा से जो फ्यूल रिफाइनरी के जो टैंक्स हैं टैंकर्स हैं वहाँ पे निकलते। ठीक है जी। और थर्ड इसमें कि जब का पावर स्टेशन पे पहुंच गया तो वहाँ से फिर आप फ्यूल टैंक्स फिल करवाने जा रहे हैं, तो उस सूरत में भी आप सेम मैकेनिज़्म के ज़रिए से जो कि ये पहले दो फेजेस में जो है वो यूज़ किया गया है। ठीक है। खासकर ये जो वेपर रिकवरी ड्यूरिंग गैसोलीन ट्रांसफ़र यही प्रिंसिपल यहाँ पे यूज़ किया जाता है कि आपका जो गाड़ी का फ्यूल टैंक है उसमें से वेपर्स कलेक्ट किए जाते हैं और जो पावर स्टेशन या सर्विस स्टेशन का टैंक है उसमें स्टोर किया जाता है। ठीक है जी। और थर्ड और जो लास्ट है एग्जॉस्ट मिशन कंट्रोल सिस्टम है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में इसको जो है पढ़ते हैं।